हो गया, चालू करो। तो गुड आफ्टरनून बच्चों। संडे में क्लास में बच्चा नहीं रहता है, भाग जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है लेकिन क्लास नहीं करता है। तो कहाँ पर थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे थे यूनिट ऑफ के का यूनिट निकाल रहे थे। तो के का जनरल यूनिट क्या था? वन माइनस इंटू सेकेंड इनवर्स। यही था जनरल फॉर्मूला एन ऑर्डर के लिए। एन ऑर्डर के लिए के का यूनिट यही था ना, तो हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए निकाल लिए थे। अब इसी तरह निकालना है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो के का क्या यूनिट है? मोल इंटू लीटर इनवर्स। 1 माइनस इंटू सेकेंड इनवर्स। तो एन का मान क्या रखेंगे? तो मोल इंटू लीटर इनवर्स। 1 माइनस 1 होगा इंटू क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस 1 कितना? तो 0 हो गया। तो मोल इंटू लीटर इनवर्स, तो पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये तो 1 हो गया। तो दैट मीन्स क्या इक्वल टू क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। ये हुआ यूनिट। और इसी को टाइम इनवर्स भी बोल सकते हैं। टाइम इनवर्स, एक बार टाइम इनवर्स देखे हुए पूछा गया ऑब्जेक्टिव, तो याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। हाँ नहीं, एक क्लास नहीं है, थोड़ा सा। अब यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर निकालो। यूनिट ऑफ के फॉर हो गया। तब यहाँ निकालो, लिखो यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एन का मान क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा।
नहीं होगा। अब nth ऑर्डर के लिए तो यही फॉर्मूला है। यहाँ n का मान यहाँ क्या रखेंगे? 2 होगा। अब 1 - 2 यहाँ क्या हो जाएगा? -1। आप सॉल्व करो उसको, क्या बनेगा? क्या है बोलो? देयरफॉर k इक्वल टू हो जाएगा मोल और -1 ना हो यहाँ, फिर माइनस माइनस और लीटर बच जाएगा केवल, इनटू क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए k का यूनिट ये हो गया आपका मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब थर्ड ऑर्डर के लिए निकालो। यूनिट ऑफ k फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट बनाओ। बन गया। थर्ड ऑर्डर के लिए बना, क्या बना? तो यहाँ सेकेंड के जगह लिखना है थर्ड। तो फोर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, n का मान 3 हो गया, तो यहाँ n का मान 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा, हो गया ना? तो यूनिट निकालने सीख लिए हम लोग। अब कोई भी ऑर्डर के लिए पूछेगा, चाहे तुमको हाफ ऑर्डर के लिए पूछे, 3/2 ऑर्डर के लिए पूछे, -1 ऑर्डर के लिए पूछे, -2 ऑर्डर के लिए पूछे, निकल जाएगा ना? n का मान उतना रख देना। अच्छा, -1 के लिए पूछेगा तो क्या होगा बोलो? n का वैल्यू -1, तो 1 + 2 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल स्क्वायर लीटर -2 सेकेंड इनवर्स, है ना? होगा। खैर ये सब तुम लोग जानते हो बहुत आसानी से। तो हम कुछ इस पर आधारित बेस्ट क्वेश्चन देते हैं एनसीईआरटी से। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में तो ये सब पूछता ही है, कोई ऑर्डर का पूछेगा। अब इस पर क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित दर व्यंजक वाले मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तुम्हारा।
दर व्यंजक वाले वाले अभिक्रिया की अभिक्रिया अभिक्रिया की अभिक्रिया की कोटि कोटि ज्ञात करें। कोटि मतलब ऑर्डर ज्ञात करें। ऑर्डर ज्ञात करें। ऑर्डर ज्ञात करें। तो पहला दर व्यंजक है। दर मतलब रेट हो गया। क्या है? के कंसंट्रेशन ए पर पावर हाफ। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर 3/2। तो इसके लिए रेट क्या, ऑर्डर क्या होगा इसका? और दूसरा क्वेश्चन है दर बराबर है ए पर पावर 3/2 और बी पर पावर -1। तो इस दोनों रेट के लिए, दोनों दर के लिए कोटि अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होगा, ये पूछा बनेगा। इस रेट एक्सप्रेशन के लिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर पावर को जोड़ा जाता है ना, तो 1/2 प्लस 3/2 क्या होगा? हो जाएगा। इसका दर ऑर्डर क्या होगा? 3/2 प्लस -1, 3/2 -1। तो हम लोग ए के लिए ऑर्डर क्या निकालेंगे? तो सुनो, पहले ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू क्या? विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है? वो 1/2। ए के सापेक्ष, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1/2। और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना है? 3/2। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा? ओवरऑल में टोटल जोड़ कर दे तो यहाँ हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2 प्लस 3/2 तो कितना होगा? 1 प्लस 3/2 अर्थात 4/2 क्या आ गया? अब बी का रेस्पेक्ट, बी का निकालिए। तो बी में किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ये क्या है बताइए? 3/2। फिर क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना है? -1। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा? ओवरऑल ऑर्डर 3/2 -1 ना, प्लस -1 ऐसे करो तो क्या हो गया? 3/2 -1 तो क्या हो गया? 3 - 2/2 1/2 कितना आ गया? हाफ हो गया। सब्जेक्टिव में आता है
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्ला नहीं करो। अब एक क्वेश्चन पूछा है इसी पर। हाँ चलिए। देखो किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग मतलब रेट हो गया। वेग निम्नलिखित प्रकार से, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर दिया हुआ है। वेग में से रेट हो गया कि ये पर पावर 2
इंटू बी का कंसंट्रेशन। तो इस अभिक्रिया का कोटि क्या है? कोटि में ऑर्डर पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 2 1 2 3 1 0 2 3 1 0। क्या होगा? 3 होगा। 3 होगा। बी ये के रेस्पेक्ट में कितना है? बी के रेस्पेक्ट में यहाँ कुछ नहीं तो मान, ये 0 मत समझ लेना। 0 रहेगा तो 0 लिखा रहेगा, कुछ नहीं तो 1। तो 2 + 1 कितना हुआ? 3 हो गया। बहुत बच्चा सोचेगा 0 है, 0 होगा यहाँ, 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 ना हो जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन सब पूछता है बच्चों। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना हल्ला क्यों करता है? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अणु X तथा Y, अणु X तथा Y में रूपांतरण मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के अनुरूप होता है, अनुरूप मतलब अनुसार होता है। यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी, यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो Y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो लिख ले क्वेश्चन। तो देखो क्या कहता है, ये कानून यक्स है तथा वाई में रूपांतर, मतलब यक्स किस में बदलता है, तो यक्स तो वाई में बदलता है। ये किस ऑर्डर का है, द्वितीय कोटि में सेकंड ऑर्डर का बताना है। और यदि इसमें यक्स की सांद्रता, यक्स का कंसंट्रेशन 3 गुना कर दिया जाए तो वाई के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब यक्स की सांद्रता 3 गुना बढ़ा देंगे तो वाई जो बनेगा उसका स्पीड क्या होगा बनने का, किस वेग से, किस स्पीड से वाई बनेगा, ये पूछ रहा है। हम लोग पढ़े हैं जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। हाँ टीचर सुबह वाला बैच में पढ़ाया हुआ है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ क्वेश्चन है यक्स से किस में बदलता है, वाई में बदलता है, ठीक है। अब इसके बाद रेट अभी हम लिखते हैं, रेट बराबर क्या लिखेंगे, के यक्स पर पावर अभी किस ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का, तो 2 लिखेंगे ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में द्वितीय कोटि। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको रेट 1 मान लीजिए या केवल रेट मान लीजिए। अब क्वेश्चन के अनुसार कहता है, क्या कहता है, यदि यक्स का कंसंट्रेशन, यह ना यक्स का कंसंट्रेशन है, यक्स का कंसंट्रेशन 3 गुना तो 3x ना हो गया, तो रेट कितना हो जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है। तो इसको रेट 1 मान लेंगे, अब तो भाग देंगे रेट बटे रेट 1, या रेट 1 बाय रेट से भाग दीजिए, तो क्या करेंगे, रेट 1 बाय रेट से भाग देंगे। तो रेट 1 का वैल्यू यही ना है, के कंसंट्रेशन ऑफ 3x का स्क्वायर बटे क्या है, के कंसंट्रेशन ऑफ x का स्क्वायर। तो क्या होगा बोलो, के कैंसिल, x कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर हुआ, तो रेट 1 बाय रेट बराबर क्या होगा बोलिए, 9 ना हुआ, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, गुना होगा। दैट मीन्स रेट 1 इक्वल टू क्या हो गया, 9 गुना रेट, मतलब पहले रेट की अपेक्षा इसका जब कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ाएंगे तो रेट कितना गुना बढ़ गया, 9 गुना। मतलब x से y जो बन रहा था, इसका सांद्रता हम 3 गुना बढ़ाएंगे तो इसका स्पीड बनने का जो स्पीड होगा 9 गुना तेजी से हो जाएगा। इसका मतलब 9 गुना स्पीड से ये बनने लगेगा, कंसंट्रेशन जब 3 गुना बढ़ाएगा। निकाल लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। तुम पढ़िए। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देते हैं फिर इसी टाइप का। लिखो लिखो क्वेश्चन।
किसी अभिक्रियक मतलब समझते हो? अभिक्रियक का मतलब अभिक्रिया कराने वाला, अभिक्रिया करने वाला, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, मतलब सेकेंड ऑर्डर का है। कोई रिएक्टेंट सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अभिक्रिया का वेग तब कहता है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा? अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा? कैसे प्रभावित होगा? कैसे प्रभावित होगा? यदि अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रियक की सांद्रता होगा, अभिक्रियक की सांद्रता। पहला नंबर 2 गुनी कर दी जाए, और दूसरा आधी कर दी जाए। बना पाओगे? बनेगा? किसी रिएक्टेंट के लिए अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर का है, तो अभिक्रिया का वेग मतलब स्पीड, रेट कैसे प्रभावित होगा? यदि अभिक्रिया रिएक्टेंट का सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए और फिर सांद्रता आधी कर दी जाए, उसी तरह बनेगा। सेम 2 स्टेप में बनेगा। ये क्वेश्चन उतर गया। तो हम बनाते हैं, तुम लोग तो बना ही लिया। तो पहले हम लोग सपोज करते हैं ये रेट, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है तो रेट के ये रिएक्टेंट मान लेते हैं। आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो अब फर्स्ट नंबर के लिए रेट तो आपका पता हो गया। क्या पता हो गया? यही ना हुआ। अब यहाँ पर क्या कहता है? रेट 1, इसकी सांद्रता कितना? 2 गुने, तो 2 ये हो गया, तो पावर 2। तो क्या करेंगे? रेट 1 बाय रेट, तो बराबर क्या हो गया? के 2 ये पर स्क्वायर हटे के, ये होगा के कट गया, तो 2 गुनी, तो दैट मीन्स रेट 1 बाय रेट बराबर कितना हो गया? 4। ऐसे ऐसे गुना होगा। तो यहाँ रेट 1 बराबर क्या हो गया? 4 इंटू रेट, मतलब पहले रेट की अपेक्षा 4 गुना स्पीड बढ़ जाएगा रिएक्शन। रेट कांस्टेंट
ये वाला, ये वाला। अरे ऐसे पूरा करोगे तो एक ही ना हो जाएगा। यहाँ ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो 2 का स्क्वायर बचा ना, तो 2 गुनी 4 हो गया। मतलब जब ये का कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना स्पीड से होने लगेगा रिएक्शन। हो गया बच्चों। अब तुम्हारा गेम दूसरा नंबर क्या है, बताओ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो। दूसरा नंबर रेट तो यही रहेगा ना। रेट 1 क्या हो जाएगा, 1/2 आधा कर दिया जाए तो 1/2 यह हो जाएगा ना। तो क्या होगा बोलिए, तो यहाँ 1/2 ना हो गया। उसी तरह यह कर दिया 1/2 1/4 ऊपर नीचे आ जाएगा नीचे। यहाँ क्या लिखेंगे अब 1/4, तो क्या होगा बोलिए, यहाँ क्या होगा, है ना, होगा बोलो। ऐसे गुना होगा ना, 1/4 गुना रेट 1 हो गया। तो मतलब इसका रेट 4 गुना घट जाएगा, 1/4 गुना घट गया, 1/4 गुना घट गया। आधा करने से इसका रेट 1/4 गुना क्या हो गया, पहले वाला रेट का 4 हो गया। मतलब 4 गुना बढ़ गया कि घट गया, इसमें घट गया, उसमें क्या हो गया, बढ़ गया। अब इस टाइप का बन जाएगा तुम लोग से, बहुत अच्छा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बना लो। एक और बना लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लिखो, एक अभिक्रिया एक रिएक्शन ए के प्रति एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि, ए के प्रति क्या है, प्रथम कोटि, तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। क्या हुआ इसका मीनिंग, मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1, और बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। तो इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिख पाओगे, दर नियम व्यंजक लिख पाओगे इसका। तो क्या क्या बनाना है इस पर, तो देखो इस पर बनाना है, पहला इस पर बनाना है अवकल वेग समीकरण, अवकल वेग समीकरण।
मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। अब कल वेग समीकरण लिखिए। पहला बात कह रहा है, दूसरा बात कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा बात बताओ तो? बी की सांद्रता, बी की सांद्रता 3 गुनी करने से, 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और तीसरा बात कह रहा है, ये तथा बी दोनों की सांद्रता को 2 गुने करने से, ये तथा बी की सांद्रता को 2 गुनी करने पर, 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब हाथ उठाओ, किससे बनेगा? हाथ उठाओ, किससे बनेगा? एक क्वेश्चन है, कोई बॉडी है, जिंदा है कोई? कौन बनाएगा बोलो? उसको नहीं बता, हीरो है तो बना, बताओगे? नाम हीरो है, काम कोई चीज का नहीं। हीरो का मतलब जानते हैं ना? हीरो क्वेश्चन समझ में आया? अब समझ में आ जाएगा, देख लो। कहता है कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के रूप में कौन कौन है? ये है और ये है। तो ये के रेस्पेक्ट में ऑर्डर किस ऑर्डर का है? और बी के रेस्पेक्ट में। तो अवकल वेग समीकरण मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछता है क्या होगा, तो इसी पर आधारित रेट लॉ। तो पहला रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट बराबर क्या होगा बच्चों बताओ? ये पर पावर क्या होगा? 1 और बी पर पावर 2। ये तो क्या हुआ? एक आंसर हो गया। यह क्या निकल गया? वेग समीकरण हो गया। ए के प्रति फर्स्ट, बी के प्रति द्वितीय, वही ना वेग हो गया। अब फिर कहता है दूसरा, बी के साथ 3 गुने करने पर हम इसमें अब दूसरा नंबर, इसके लिए रेट तो यही ना लिखेंगे, पहला रेट ओरिजिनल रेट यही ना है, रिएक्शन का ओरिजिनल रेट यही ना लिखेंगे। अब क्या कहता है? रेट 1 क्या होगा बोलो? ये की सांद्रता कितना है और बी की सांद्रता, तो ये क्यों का क्यों रह जाएगा और इनटू बी का 3b का स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे बोलो? रेट 1 बटे रेट बराबर 2 कहां से ला लिया जी? रेट 1 बाय रेट 2। तो रेट 1 क्या है? ए कंसंट्रेशन ऑफ ए 3b कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर बाय कितना? ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पर स्क्वायर।
के खत्म, ये खत्म, बी खत्म, फिर क्या हो गया? तो रेट 1 बाय रेट बराबर 9, दैट मीन्स रेट 1 इक्वल टू क्या हो गया? 9 इंटू, मतलब पहले की अपेक्षा रिएक्शन का स्पीड कितना गुना बढ़ गया? 9 गुना बढ़ गया। हो गया आंसर। अब 3 नंबर बनाओ तुम लोग। कितना आया? हाँ, वेरी गुड, 8 गुना होगा। देख के बोलता है क्या? पढ़ा हुआ बेच का है क्या? अच्छा देख के बोल, लेकिन आना चाहिए बनाने के लिए। तीसरा में कहता है ये तथा बी दोनों की सांद्रता कितना करने पर? 2 गुनी करने पर। तो इसलिए इसका भी ओरिजिनल रेट कैसा होगा? बी कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर होगा। तो इसमें भी क्या मान लेंगे? रेट 1 तो बराबर के दोनों का सांद्रता कितना करना है? तो 2a, फिर क्या होगा? वो भी का स्क्वायर होगा। तो फिर क्या करेंगे? रेट 1 बाय रेट इक्वल टू क्या बोलो? के 2a कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर बटे क्या? के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। कट 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 क्या होगा? तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो रेट 1 बाय रेट बराबर 8। देयरफॉर रेट 1 इक्वल टू क्या हो? 8 गुना, मतलब पहले के अपेक्षा रेट कितना गुना बढ़ गया? 8 गुना बढ़ गया। हो गया। ये सब क्वेश्चन अब बन जाएगा ना? हो गया, बोलो। आप लिखते हैं अलग चीज। तो देखो, आप लिखो हेडलाइन में एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ
rate constant for zero order reaction. Zero order reaction. क्या उसका मतलब हुआ? देखो क्या लिखे, एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या? मतलब हुआ शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक मतलब के ना हो गया के का व्यंजक, या इसी को ऐसे भी पूछता है काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब हुआ शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की लिखो, अभिक्रिया की बल गतिकी तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपको इसमें भी पूछ सकता है, इसमें भी पूछ सकता है, दोनों का आंसर एक ही होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक, और या शून्य कोटि की अभिक्रिया का काइनेटिक्स बनाना है। काइनेटिक्स क्या होता है? और यह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का जो व्यंजक बनाएंगे तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से बनाएंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड मतलब इसमें इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे। समझ गए? तो इंटीग्रेशन तो सब जानते हो, थोड़ा यूज है इसमें। जो नहीं जानते हो थोड़ा याद रखना या तो रटना पड़ेगा। तो तुम लोग अस्थिर से देखो क्या बात, समझ गए? तो क्या, सपोज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग क्या कर दिए? सपोज कर दिया ना। देखो तो इसके लिए रेट क्या लिखेंगे बताओ? ये कंसंट्रेशन ऑफ एयर पर पावर जीरो होगा। अरे जीरो कहाँ से लाए हम? सपोज कर लिए तो रेट ऐसा हो गया। और एक रेट पहले रिएक्शन मान लेते हैं। ये रिएक्शन में रिएक्टेंट ये है, इसमें किसमें बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? इसलिए इस रिएक्शन के लिए रेट कैसा हो जाएगा? ये कंसंट्रेशन ऑफ एयर पर पावर जीरो होगा। अब एक रेट हम लोग एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट भी पढ़े थे, किसी रिएक्शन के लिए पढ़े थे। तो उसके लिए रेट जब लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी लिख सकते हैं। तो हम दोनों को कंपैरिजन करें तो रेट खत्म, तो इतना बराबर इतना होगा। तो इसको क्या मान लेंगे? फर्स्ट इसको मान लेंगे सेकंड।
अब तुम लोग जो जो कहोगे हम वही वही करेंगे। अब देखो क्या लिखेंगे बताओ। हम फर्स्ट है तो क्या होगा बोलो। माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर 0 हो गया। सही है बोलो। तो बोलो बोलना सही है कि गलत है? सही है। अब यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएं तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt बराबर के इंटू 1 होगा। क्या 1 होगा? इस पर पावर 0 है। 1 इंटू 1 हो गया। अब इसको रीअरेंज करेंगे। इसको क्या करेंगे? इसको आपको इंटीग्रेशन में लाना है तो इसको क्या करना है बताओ। dt को कहाँ ले जाएंगे? उधर भेजेंगे। तो रीअरेंजिंग देम मतलब इसको रीअरेंज करने पर तो क्या होगा? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ये बराबर के इंटू dt होगा। के इंटू dt होगा बोलिए। अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑन बोथ साइड मतलब क्या? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ समाकलित करने पर। समाकलित क्या होता है? समाकलित करने पर। अब यहाँ क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बराबर क्या तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा। ठीक है ना? अब इतना पहले उदाहरण लो। बता लो पहले उदाहरण। तो कोई जल रहा है। मिटा दे बोलो। तो ये जो अभी पढ़ रहा है इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लिखा दिया ऊपर हेडलाइन।
क्या लिखा है हेडलाइन में? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन बना दिया। या पूछेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के बल गतिकी का वर्णन करें। यही बात लिखना है, समझ गए? अब बता, तुम लोग तो अपने समझदार हो, सब समझदार नहीं है, बेवकूफ है बहुत सब। हम क्या लिखेंगे बताओ? माइनस बाहर आएगा और डी, और इसको एक्स मान लेते हैं, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है ना, एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा? माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ये ना होगा, एक्स के जगह कंसंट्रेशन ऑफ ये ना है, बराबर ये तो कांस्टेंट है और डी का तीन होगा, अब प्लस क्या होगा? सी प्लस सी कांस्टेंट। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, तो लिखेंगे वेयर सी इज क्या? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये है आपका, या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक ही बात है। आप देखो बच्चों, आप देखो, समझना है तुमको क्या। जैसे ये था तुम्हारा रिएक्टेंट, ये किसमें बदल रहा था? प्रोडक्ट में। तो मान लेते हैं इस ये का इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, शुरू में कितना सांद्रता लिए? तो ए नोट लिए। ये नोट कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट का मतलब इस रिएक्टेंट का शुरू वाला सांद्रता बता रहा है, नोट को लगा दिए। अब कुछ समय तक रिएक्शन हुआ तो यह रिएक्टेंट किसमें बदल रहा था? तो समय के साथ साथ रिएक्टेंट का सांद्रता कंसंट्रेशन घटता जाएगा। तो कुछ समय तक मान लिया रिएक्शन हुआ तो इसका कुछ मात्रा बचा रहेगा ना, तो बचा हुआ वैल्यू को क्या मान लिए? कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, मतलब टी समय के बाद, टी समय 10 मिनट 20 मिनट 50 कुछ भी, 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी, तो कुछ समय के बाद रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन हुआ और ये इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ, नहीं हुआ? अच्छा, जब यह रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, मतलब दैट मींस टी बराबर 0, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगा कि नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा। मान ले तुम्हारे 5000 रुपया, तो खर्चे नहीं कर रहे, 5 दिन में 5000 में रहे, वही बात है। ये रिएक्शन का इनिशियल क्या लिए? इतना, कुछ समय के बाद बचा हुआ वैल्यू, अब रिएक्शन हो ही नहीं रहा, तो ये दोनों वैल्यू बराबर ना होगा। टाइम 0 का मतलब क्या होगा? रिएक्शन नहीं प्रोसीड हो रहा, आगे नहीं हो रहा, रुका हुआ है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यही बात यहाँ पर आएगा। या लिमिट लेकर भी बना सकते हो, लिमिट ऊपर नीचे लिया जाता है ना, है वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ t बराबर 0, क्या हो जाएगा? तो देन कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट होगा, ठीक है? अब यहाँ t का वैल्यू यहाँ 0 रखेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये ना हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या बोलो t एंड क्या कंसंट्रेशन ऑफ A इन इक्वेशन, क्या आगे इक्वेशन, समझ गए इसका मेरे? तो क्या होगा बच्चों बताओ? क्या होगा? बोलो। तो हो जाएगा माइनस ए नॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बराबर के गुना टी का मान 0 प्लस सी,
तो therefore C इक्वल टू कितना हो गया माइनस कंसंट्रेशन ऑफ NO ये ना होगा। अब ये C का मान यहाँ फिर अकेले रखिए, फिर से C का मान फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या C इन इक्वेशन। अब क्या बनेगा बोलिए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ये तो रह गया ये गुना ए अब प्लस सी है ना, तो प्लस सी का मान क्या है माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ये नो। अब क्या होगा बच्चों, अब इसको इधर लेके आइए तो कंसंट्रेशन ऑफ ये माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ये बराबर के होगा। तो यही के बराबर अब क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ये नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ये बटे क्या, यही हुआ एक्सप्रेशन। हाँ फंसेगा नहीं, बहुत ये फंसता है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा इसको सुपर डुपर लिखो, हेडलाइन में सुपर डुपर करो इसको, सुपर डुपर लिखो लिखो। तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, हेडलाइन में लिखा दिया है, हेडलाइन को एक क्वेश्चन बना देगा, इसको वही लिखना पड़ेगा। हो गया, लिखिए जल्दी लिखिए, स्पीड बढ़ाइए आप लोग। अब इसमें थोड़ा ग्राफ लिखना है, ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ दे लीजिए। तो किसके किसके बीच ग्राफ बनाएंगे, देखो क्योंकि लिखो हेडलाइन में ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको जो हेडलाइन लिखा है अभी
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक, तो यहीं तक लिखना है आपको टोटल। यही हुआ दर स्थिरांक के का व्यंजक, ये हो गया फॉर्मूला, यही तक लिखना पड़ेगा। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ देखो कैसे ग्राफ बनेगा, क्या फॉर्मूला है, वही है, क्या फॉर्मूला बताओ तो, के बराबर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई टी है ना, ऐसे ऐसे क्या होगा गुना, तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के टी लिख सकेंगे, नहीं लिख सकेंगे। अब ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो करेगा, लीनियर इक्वेशन y बराबर क्या होता है mx प्लस सी, ये होता है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करके लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस के टी बराबर, इसको उधर लेके जाइए कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये आपका हो गया y, क्या हो गया y, एम एक्स ये हो गया m, ये होगा x, और ये होगा c, ये हो गया इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, और इसको के को स्लोप बोलते हैं ग्राफ का, तो ये हो गया x एक्सिस, ये होगा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो y एक्सिस x एक्सिस के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पर बेस्ड है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ इस लाइन, इसमें कंसंट्रेशन है, ये सब क्या है कंसंट्रेशन है, और ये टाइम के बीच ग्राफ, ये आपका टाइम हो गया, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा, ये होगा स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर क्या बताए थे, ग्राफ का स्लोप क्या बताए थे, क्या था ना, तो माइनस लगा हुआ था, तो माइनस के, या के बराबर क्या हो जाएगा माइनस स्लोप, नहीं होगा। अब जब इस ग्राफ का स्लोप दिया रहे तो के का मान दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट का मान निकल जाएगा, ये वो ग्राफ उतार लीजिए, हाँ बस हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ है, चार ऑप्शन दिया रहेगा, एक ग्राफ इसमें रहेगा और कुछ ग्राफ रहेगा, इसको मारना है। हो गया। आप देखो हम लोग पीछे जीरो ऑर्डर का डिफिनेशन पढ़े थे, जीरो ऑर्डर के लिए डिफिनेशन पढ़े थे, वहां पर आया था आपका जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखा गया था, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर जीरो, यह ना लिखा गया था, और यह रिएक्टेंट पर पावर जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, तो रेट इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जैसे आपका ये कोई
रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदल रहा है, और ये किस ऑर्डर का है? जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर कहने का मतलब समय के साथ तो इसका कंसंट्रेशन घटते जाएगा ना, लेकिन जो स्पीड में शुरू में चल रहा था, जिस स्पीड में रिएक्शन हो रहा था शुरू में, इसका कंसंट्रेशन घटेगा तो स्पीड भी घटना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका स्पीड जैसे पहले था वैसा ही चलेगा, इसके स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ? अब रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा? टाइम के साथ इधर आपका है रेट ऑफ रिएक्शन है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन है, और इधर क्या देंगे? क्या देंगे? टाइम के साथ। तो टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा ना, तो ये आपका कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे होगा। रेट ऑफ रिएक्शन एकदम कांस्टेंट चलता जाएगा समय के साथ साथ, समय बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ग्राफ हो गया, सीधा हो गया। तो अब ग्राफ में यही लिखना है, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर इसी में लिखना है। तो ये किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। किसके लिए है? अब पहले वाला ग्राफ किसका था? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के बीच था। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, समझ गए? उतार लीजिए। यहाँ टाइम के बीच नहीं होगा ग्राफ, कंसंट्रेशन ना होगा। किसके बीच होगा? कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं करता है ना, यह क्या होगा? कंसंट्रेशन हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हुआ। कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिटाना है। अब जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स पर है ना, इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी काइनेटिक्स होता है। जैसे हमने किसका पढ़े? जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स पर है ना, अब किसका होगा? फर्स्ट ऑर्डर का भी काइनेटिक्स होता है इसी तरह। तो लिखो एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट for first order reaction। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, दर स्थिरांक का क्या होगा बच्चों? दर स्थिरांक का व्यंजक। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट
ऑर्डर रिएक्शन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की बल गति की काइनेटिक्स। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ये तीन बार पूछा है क्वेश्चन, लगातार पूछा है 18, 19, 20 क्वेश्चन। हाँ, इस बार बहुत चांस है पूछने का, तो सुपर डुपर लिख दो। हो गया, बोलो। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए निकाले ना, तो वहां रेट में जीरो पावर में लिखते थे, या क्या लिखना, उसी तरह सेम चलेगा। नहीं बना पाओगे? बना पाओगे? तो बना पाओगे तो हम छोड़ देते हैं। तो देखो बच्चों, तो उसी तरह क्या करेंगे, सपोज ये फर्स्ट ऑर्डर क्या रिएक्शन ना, तो ए से कोई रिएक्टेंट किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर 1 क्या होगा। अब दूसरा रेट क्या लिखेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt लिखेंगे। तो फर्स्ट मान लिया ये, सेकंड मान लिए, देख लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकंड क्या होगा बच्चों, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा। अब ये तो 1 होगा नहीं, वही रहेगा, तो इसको फिर क्या करना होगा, इंटीग्रेशन लाने के लिए क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा, इसको इसके साथ लाना होगा नीचे, ये वहां चल जाएगा। तो फिर क्या लिखना होगा, बोलो, रीअरेंजिंग देम क्या लिखेंगे, बोलियो, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के इंटू dt होगा। बोलो, किसको समझ में नहीं आया? आ गया। तब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के इंटीग्रेशन ऑफ dt। एग्जाम्पल उतार दो।
हो गया बच्चा, बोलो। उसके बाद क्या करें, बोलिए आप लोग। तो देखो हो गया। यहाँ देखो डी, इसको एक्स मान लिए तो ये भी एक्स हो गया। तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ हम लोग ln का प्रयोग करें। ln कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस बराबर के dt का t प्लस क्या हो गया c। यहाँ ln जब बेस ही रहता है और log लिखेंगे जब बेस 10 रहता है, सब जानते हो तो हमसे ज्यादा जानते हो गया। अब क्या लिखेंगे, वेयर सी क्या बोलो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हाँ उसी तरह इफ t इक्वल टू कितना, तो देन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट होगा नहीं बाबू। तो फिर पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या टी एंड क्या कंसंट्रेशन ऑफ ए इन इक्वेशंस। हाँ क्या होगा बोलिए, माइनस ln, यहाँ वैल्यू क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बराबर क्या क्या इंटू 0 प्लस क्या। तो देयरफॉर c इक्वल टू कितना हुआ, माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। फिर पुटिंग द वैल्यू c, देख लो पहले देख लो, उतार में ढेर मत जाओ। तब क्या होगा बच्चा, बोलो क्या होगा, बोलो। फिर लिखेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ सी इक्वेशन क्या बोलो, माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या इंटू टी माइनस क्या होगा ln कंसंट्रेशन होगा। इसको फिर इधर लेके आओ, ln कंसंट्रेशन ऑफ ए और माइनस क्या होगा ln कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या, बराबर के डी। अब देखो यहाँ log x माइनस log y का फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ln कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ए फॉर्म क्या हुआ के डी लगा क्या। अब ln के बदले में होता है बच्चा 2.303 log। ln का वैल्यू कितना होता है जानता ही है तुम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या हो गया, याद रखो सेंस ln इक्वल टू 2.303 log होता है। तो देयरफॉर के बराबर क्या होगा बता सकते हो, इतना बटे टी होगा, तो क्या होगा बोलो 2.303 बाय टी log कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये हो गया व्यंजन।
ये 5 नंबर में देखो माथा दर्द करने लगा। तो मैथ पता है ना, बता लो। आगे फिर कहीं फिर इंटीग्रेशन का यूज नहीं है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो पढ़ता ही है मैथ में। मैंने टांग टांग के पढ़ाता है। देखो तो जल रहा है, जल रहा है। हो गया? इसको हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोल सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन क्या बोल सकते हो? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा इसका चर्चा कर देते हैं। वेयर कंसंट्रेशन ऑफ ये नोट क्या चीज है बताओ तो? यह है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये का प्रारंभिक सांद्रता हुआ ये नहीं हुआ। और कंसंट्रेशन ऑफ ये क्या है? केवल कंसंट्रेशन ऑफ ये है लेफ्ट कंसंट्रेशन। लेफ्ट कंसंट्रेशन मतलब बचा हुआ सांद्रता। लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी मतलब टी समय के बाद रिएक्टेंट ए का बचा हुआ सांद्रता है। समझ गए? इसको मैं लिख लो, उसको लिखने के बाद तो आज का क्लास आपका यहीं तक। अगले संडे को फिर मिलेंगे।